गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? सेंटर ऑफ ट्राइंगल डिस्कस किया था। आज का टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पॉलीगॉन। मींस हम एरिया के बारे में बातें करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बारे में बातें करता हूं। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का एरिया है। देखिए हम अगर इसको ऐसे कहें कि ये एक ट्राइंगल है, मान लीजिए एक ट्राइंगल ऐसा, ये इसकी हाइट है, ये इसका बेस है। तो ट्राइंगल का बेसिक फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। तुमने कहा अच्छा हाफ बेस इनटू हाइट। अगर मैं इस ट्राइंगल को नाम दे दूं ABC, और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि A के सामने A को छोटा है, छोटा A को हम BC कहते हैं, B के सामने छोटा B को अपन CA कहते हैं, और C के सामने छोटा C को हम AB कहते हैं। अब हमारे पास अगर बात करूं, और ये हाइट को मैंने मान लिया P है ये हाइट, तो देखिए डेल इक्वल कितना हो गया, हाफ इंटू बेस कितना, दैट इज A, और हाइट कितना P। तो देखिए हमारे पास एरिया हो गया हाफ A इंटू P, और ये एंगल इंटीरियर एंगल, ये B एंगल है। तो यहां से अगर मैं कहूं साइन B बेटा तुम क्या हो, तो साइन B को मैं ऐसे कह सकता हूं P अपॉन AB दैट इज C। तो P को मैं कह दूं C साइन B, यहां से P इक्वल C साइन B आ गया। तो मैंने हमारे पास ये अपने पास आ गया हाफ A इंटू C इंटू साइन B। बेटा देखिए यह ध्यान से सुनिए, हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ गया ट्राइंगल का एरिया का। कैसे? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट A इंटू C, और इनके बीच में जो एंगल है उसका साइन। या हम इसे इस तरह से भी देखें, अगर मैं ऐसे कह दूं 2 डेल अपॉन ABC को मैं ऐसे कह सकता हूं साइन B अपॉन B। कुछ भी नहीं किया मैंने, इसको 2 को यहां से ट्रांसफर कर दिया, AC को यहां, और B से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट यहां आया है, मैंने ये एंगल लिया, इसको यूज करूंगा तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला बन रहा है साइन A बाई A इक्वल साइन B बाई B। साइन रूल है हमारे पास, इक्वल साइन C अपॉन C इक्वल 2 डेल अपॉन ABC। बेसिकली ये एक ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला है जो हमारे कहीं कहीं काम आएगा। ये ट्राइंगल का एरिया है। तुमने कहा ठीक है भैया, ओके ऑल राइट, नो इश्यू इसमें। अब देखिए मेरे को ये ट्राइंगल का एरिया, जस्ट मेरे पास एक फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट। अगर मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है, मान लीजिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड करना है, तुमने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, मैंने कहा इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमने कहा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल जिसका तीनों साइड्स इक्वल होती है उसे इक्वल ट्राइंगल बोलते हैं। तो देखिए मैंने कहा ये ट्राइंगल है ABC, ABC, यहाँ पे सब इक्वल है, ABC, ये सब AA है, ये चारों साइड्स इक्वल है, और ये एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, और यहाँ से इसकी हाइट को मैंने मान लिया P। तो ट्राइंगल का एरिया कितना बेटा, इक्वल ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू P दैट इज ये P मान लिया। तो डेल इज हाफ इंटू A, और क्योंकि यहाँ से A और C इक्वल है तो मैंने इसको A कह दिया, A इंटू साइन 60 दैट इज P। हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, देखो ध्यान से, तो डेल इज इक्वल्स टू कितना, √3/4 A स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तुमने कहा अच्छा ये ट्राइंगल का एरिया है, मैंने कहा बिल्कुल ये एरिया है ट्राइंगल का एरिया होगा √3/4 A स्क्वायर। अब देखिए मैंने यहाँ से आपको क्या कहा, P तुम कितना हो, तो उसने कहा P की बात कर रहे हो तो A √3/2। तो क्या मैं A की वैल्यू उठा सकता हूँ यहाँ से? तुमने बिल्कुल उठा सकते हो, A इक्वल 2P/√3। तो मैंने यहाँ से जो A की वैल्यू को रख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ P, तो डेल इज हाफ इंटू A की जगह मैंने कह दिया 2P/√3 इंटू P। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज P²/√3। ये हमारे पास एरिया आ गया, किसका? इक्विलेटरल ट्राइंगल का ही एरिया है,
लेकिन ये एक अगर हाइट दे रखी हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, तो हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो गई। बच्चों से सी बात है, बहुत ही सिंपल है, आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। जैसे हम बात करते हैं इक्वल ट्रायंगल, अब हम आइसोसेल्स ट्रायंगल की बात करते हैं, या पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए बेटा, ये यहां से एक राइट एंगल है, ये ट्रायंगल राइट एंगल है। तुमने कहा अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको मैंने कह दिया बेटा, ये इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको मैंने बी कह दिया, 90 डिग्री है। तो बताओ ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इसमें जो जनरली ये सिंपल सा एरिया फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा। इसमें एक छोटी सी बात जो हमें आती है वो ध्यान से सुनना आपको। जैसे सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मैंने कहा ए, तुम बी और ये सी, ये इसका मिड पॉइंट है डी। बात याद रखना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों इक्वल होती है। किसमें? सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल में। ये बात प्रॉपर्टी है, छोटी सी बात ध्यान रखना, ये मीडियन एडी की लेंथ इट इज इक्वल्स टू बीडी इक्वल सीडी, ये तीनों इक्वल होती है। बट इस केस में एडी इज नॉट परपेंडिकुलर टू बीसी, ये बीसी इक्वल नहीं है, सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाए, राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाए, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाए, ट्रायंगल हो जाए, तुमने कहा राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाए, मैंने कहा बिल्कुल ये राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाए। तो बेटा देखिए, ये हमारे पास ये राइट एंगल है, ये साइड और ये साइड्स दोनों इक्वल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस केस में यहां से ये इसका मीडियन है डी। देखिए ये दोनों साइड्स, ये वाली साइड्स, ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स तीनों इक्वल हो जाएगी। इस केस में ए डी इक्वल बी डी इक्वल सी डी, ये तीनों साइड्स इक्वल है। साथ में ये जो मीडियन है ए डी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी सी। इस केस में एडी बीसी के परपेंडिकुलर हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी, लेकिन हो कब सकती थी? जब ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाए। तो ये मेरी बात ध्यान सुनना, इस पे बहुत प्रॉब्लम बनती है। इस कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब देखिए, मुझे अगर मैं मान लीजिए इसकी ये पी कह दूं, मैं मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस को पी कह दूं, तो डेफिनेटली ये भी डिस्टेंस पी होगी और ये भी डिस्टेंस पी होगी। तो एरिया ऑफ राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल है, एरिया ऑफ राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या हो जाएगा? तुमने कहा एरिया हमारे पास क्या होगा? देखो बेटा, हाफ इंटू ये यहां से अगर इसको, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इसको मैं 2p मान लूं, तो 2p इंटू ये यहां से पर हाइट इसकी p, 2 से 2 गया तो p स्क्वायर। मीन्स किसी ट्रायंगल का, राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल का एरिया, ये जो जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल है, ये जो जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल है, उस वर्टेक्स से जाने वाली मीडियन के स्क्वायर के इक्वल होता है। मेरी बात सुनना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, पहले ही जो रीजन पे क्वेश्चन आते थे उस पे आता था ये क्वेश्चन कि भाई एक राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल का एरिया है जो जिस पॉइंट पे राइट एंगल बन रहा है उस पॉइंट से जाने वाली मीडियंस के स्क्वायर के इक्वल होता है। मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो गई। इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। इट इज 3x + 4y + 14 = 0, देन फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बात सुनना, उसने कहा राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो अपने दास देखिए राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। जिस पॉइंट पर राइट एंगल बन रहा है वो वर्टेक्स कौन है? 1, 2 एंड इक्वेशन ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड दैट इज 3x + 4y + 14 = 0। वी वॉन्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो देखिए ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल है, तो हम यहां से इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो दैट इज P,
तो ये भी P होगा और ये भी P होगा, और हम जानते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, P स्क्वायर, दैट इज AD स्क्वायर, मीडियन के स्क्वायर के इक्वल। तो क्या हमारे पास ये पॉइंट पड़ा है और ये लाइन पड़ी है, तो क्या हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। P कितना होगा बेटा बताइए? तो हम कहेंगे 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 14 का मोड अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 plus 16, that is P is 4 plus 8, 11 plus 25 by 5, that is 5. That means area of right angle isosceles triangle is equals to P square, that is 25 square unit. बच्चे कह सकते हैं सर ये आपने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाली? तो मैं आपको आगे बताऊंगा बेटा कि परपेंडिकुलर एक लाइन दे रखी हो, मान लीजिए ये लाइन है ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0 और एक पॉइंट दे रखा हो x1 y1। तो इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा ये इस तरह का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी, उसका मोड अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। This is the area of the, sorry, this is the perpendicular distance of a point from line. Is it clear? नेक्स्ट हम क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह आ जाए, मान लीजिए उसने कहा इफ वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज वाई एक्सिस एंड whose circumcenter is 3,4, find area of the equilateral triangle। वापस सुनना मेरी बात ध्यान से। वो क्वेश्चन ने ऐसे बोल सकता है या क्वेश्चन ऐसे बोल सकता है, if two vertices of an equilateral triangle lie on y axis and whose circumcenter is 3,4, then find area of the equilateral triangle। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए। उसने कहा कि इसकी साइड वाई एक्सिस पे है या उसके दो वर्टिसेस वाई एक्सिस पे, बात एक ही हुई। तो पहले हम वाई एक्सिस बना लेते हैं। अब उसने कहा सर्कम सेंटर 3,4 है, तो सर्कम सेंटर और इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते ही आपके माइंड में ये पिक्चर एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए कि सर्कम सेंटर ही सेंट्रॉइड है। तुमने कहा अच्छा सर्कम सेंटर ही सेंट्रॉइड है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है? तुमने कहा ये तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, और हम जानते हैं कि इस केस में सारे सेंटर्स अंदर होते हैं। तो अब देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, और उसने पॉइंट क्या बोला? 3,4, ये 3,4, ये 3,4। तो इसका मतलब बेटा ये डिस्टेंस बता सकते हो कितना है? तुमने कहा वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये तो 3 होता है। अब बेटा ये ट्राइंगल इस तरह का बनने वाला है, ये ट्राइंगल इस तरह बनने वाला है, ये ट्राइंगल इस तरह बनने वाला है। बेटा अगर इसको अपन जी कह दे, ये वाई एक्सिस है और हम जानते हैं इससे, मैंने यहाँ पे ये मीडियन है परपेंडिकुलर ये थी, और अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं और इसको सी मान लूं, आपसे वो ये भी बोल सकता है फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी क्वेश्चन वो रख सकता है। तुमने कहा अच्छा वर्टिसेस भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अभी फाइंड करते हैं बेटा। देखिए ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, और हम जानते हैं एजी और जीडी का रेशियो कितना होता है। एजी और जीडी का जो रेशियो है वो 2:1 होता है। तो देखिए ये 3 है तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब बेटा मुझे अगर ये लेंथ, साइड की लेंथ इक्वल ट्राइंगल की मिल जाती तो मैं धन्य हो जाता। देखिए इक्वल ट्राइंगल में एंगल कितना होता है? तुमने कहा एंगल तो 60 डिग्री होता है। अब बेटा तुम्हारे पास अगर परपेंडिकुलर है तो क्या तुम हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, sin 60 पंडित बद्री प्रसाद से P अपॉन P कितना? 3 + 6 that is 9 upon hypotenuse that is a। sin 60 कितना? √3/2 = 9/a, that is a is √3, 6 √3, ये हमारे पास आ गया। देखिए बेटा ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल है, बच्चों जैसी बात है। a 6 √3 आ गया, और हम जानते हैं बेटा ये मीडियन है तो इसको 2 पार्ट में तोड़ेगी। ये 6 √3 है, तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी यहां से यहां तक? तुमने कहा ये 3 √3, और ये भी डिस्टेंस कितना? 3 √3,
टोटल 6√3 आना है। मैंने कहा अच्छा। अब देखिए पहला क्वेश्चन उसने बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द इक्वल ट्राइंगल, तो हमने कहा बेटा एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल इज √3/4 a स्क्वायर होता है। अब हमने कहा √3/4 a स्क्वायर, तो √3/4 इंटू a कितना बेटा, तो हमने कहा a की वैल्यू कितनी, 6√3, तो 6√3 का होल स्क्वायर, दैट इज √3/4 इंटू 6 36 इंटू 3। तो देखिए बेटा 4 9 36, दैट इज 27√3 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों जैसी बात, बहुत ही सिंपल छोटा सा आंसर। अब बेटा देखो, अब उसने मुझे बोला कि मुझे ये वर्टिसेस भी रिक्वायर्ड है। अच्छा वर्टिसेस भी रिक्वायर्ड है, मैंने कहा बिल्कुल वर्टिसेस भी रिक्वायर्ड है। बेटा एक बात बताओ, सिंपल सी बात, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कौन जीरो होता है? तुमने कहा वाई एक्सिस पे तो एक्स जीरो होता है, तो एक्स तो इस पे जीरो कर दो इन दोनों के लिए। अच्छा ये वाई एक्सिस है, ये इसकी परपेंडिकुलर है, तो ये किसके पैरेलल हुई? तुमने कहा ये तो पैरेलल हुई एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या कांस्टेंट होता है? तुमने कहा वाई कांस्टेंट होता है, तो वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो डेफिनेटली ये भी 4 और ये भी 4, और ये वाई एक्सिस पे है तो ये तो 0 होना ही है। तो इस पॉइंट के डी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0,4। अब बेटा ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, देखिए 3 ये और 6 ये, टोटल कितना बेटा 9। तो 0 से ये पॉजिटिव साइड में 9 जा रहा है, तो ये पॉइंट क्या हो गया 9,4। अब देखिए यहां से 0 तो x तो 0 ही है इसमें, अब 4 से कितना ऊपर जा रहा है? तुमने कहा 4 से 3√3 ऊपर जा रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 4 + 3√3, और डाउन में आ रहा है तो 4 - 3√3। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई कि अब देखिए ये वर्टेक्स आ गया, ये वर्टेक्स आ गया, ये वर्टेक्स आ गया। अब आराम से फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करते हैं। इस बार मैं क्या करता हूं कि क्वेश्चन इस तरह फ्रेम करता हूं, इफ टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल lie on line y equal -2 and whose orthocenter is 1,2, then find vertices of the equilateral triangle and also find the area of the equilateral triangle। देखिए बात मैंने क्या बोला, अब की बार मैंने कहा कि जो दो वर्टिसेस है वो एक लाइन y इक्वल -2 पे है। तुमने कहा अच्छा लाइन y इक्वल -2 पे है, मैंने कहा बिल्कुल y इक्वल -2 पे। अब y इक्वल -2 तुमने कहा यस बेटा, y कांस्टेंट मतलब किसके पैरेलल? तुमने कहा ये तो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो y इक्वल -2 ऐसी लाइन हो गई, y इक्वल -2, और ये बेटा y इक्वल 0, दैट इज x एक्सिस, दैट इज x एक्सिस। अब उसने कहा कि 1,2 उसका ऑर्थो सेंटर है। अरे बेटा ट्राइंगल कैसा है? उसने कहा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और हम जानते हैं इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर सभी एक पॉइंट पे लाई करते हैं। तुमने कहा अच्छा सब एक पॉइंट पे लाई कर रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल। तो देखिए बेटा यहां से मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां ये पॉइंट क्या था 1,2 था। अब बेटा देखो ये 1,2 है, तो ये डिस्टेंस कितना, दैट इज 2, और ये y इक्वल -2, ये भी डिस्टेंस कितना है, ये भी डिस्टेंस 2 है। तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई 4। इसको अगर मैं g नाम देता हूं, सेंट्रॉइड नाम देता हूं, और ये d है बेटा। अब तुमने कहा बेटा ये वर्टेक्स कहीं पे इस तरह से एक ट्राइंगल जो बनेगा वो इस तरह का बनेगा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ऐसा बनेगा, और ये बेटा यहां से इस पे ये इस तरह से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, ये इस तरह से, ये A है, इसको B कहा और इसको C कहा। इस वर्टेक्स के देखिए बेटा ध्यान सुनना, ये तीनों वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स हमें रिक्वायर्ड है। अब देखो मैं कैसे सोचता हूं, ये डिस्टेंस कितना है 4 है। अब हमने एक बात कही थी कि AG और GD का जो रेशियो है वो 2:1 होता है। अगर ये 4 है तो डेफिनेटली ये कितना हो गया 8 हो गया, मींस AG डिस्टेंस कितना हो गया? तुमने कहा AG जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 8 हो गया, और मैंने कहा टोटल AD कितना हो गया? तुमने कहा दैट इज 12।
तुमने कहा ठीक बेटा। अब देखिए मेरे को अगर ये लेंथ की बात करूं, मैं लेंथ ये ए है, ये भी लेंथ ए है और ये भी लेंथ ए है, तो मेरे पास एक सिंपल सा, और एंगल कितना है ये 60 डिग्री इक्वल ट्रायंगल है, तो बताइए साइन 60 कितना। तुमने कहा परपेंडिकुलर दैट इज 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए, और ये कितना √3/2। तो यहां से a कितना हो गया बेटा, देखिए ध्यान से 4 3 12, तो 8√3, और a8√3 आ गया। तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला कितना होता है इक्वल ट्रायंगल का, तुमने कहा √3/4a², दैट इज √3/4a²। a कितना था 8√3, तो 8√3 का स्क्वायर दैट इज √3/4 into 64 into 3, that is 16, that is 48√3 स्क्वायर यूनिट। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला वैल्यू है, आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब खास चीज मेरे पास इनके तीनों के वर्टिसेस चाहिए। देखिए ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्या कांस्टेंट, y कांस्टेंट, y की वैल्यू कितना दे रहा है -2, तो ये भी y -2 है, इसके लिए भी y -2 है, और इसके लिए भी y -2 है। अच्छा a कितना 8√3, अच्छा a8√3 है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है 4√3, ये भी डिस्टेंस कितनी है 4√3। बहुत सिंपल सी बात। अगर ये x एक्सिस के पैरेलल है तो ये किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, और y एक्सिस के पैरेलल क्या कांस्टेंट होता है, x कांस्टेंट होता है, तो x की वैल्यू कितनी 1, और यहां से x की वैल्यू कितनी, ये भी 1। अच्छा बेटा यहां से इतनी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, ये y की वैल्यू यहां पे कितनी है 2 है। अब यहां से अगर -2 से ऊपर कितना जाना चाह रहा हूं, तो 4 + 8 दैट इज 12 ऊपर जाना चाह रहा हूं, तो -2 में आप 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तुमने कहा बेटा 10 आ जाएगा। दैट मीन्स एक वर्टेक्स तो 1, 10 है। अब देखिए यहां से ये कितना आगे जा रहा है 4√3, x की वैल्यू कितनी है 1, और 1 4√3 ऐड कर रहा हूं तो 1 + 4√3 -2, और 1 से पीछे जा रहा, बैक साइड में जा रहा है, तो 1 - 4√3 -2। तो हमारे पास ये वर्टिसेस भी आ गए। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अगला क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपके साथ। उसने कहा कि 3 कॉइन ऑफ यूनिट रेडियस इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन फाइंड एरिया ऑफ द इक्वल ट्रायंगल। देखिए उसने कहा कि 3 सिक्के हैं, 3 कॉइन्स है जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, उस इक्वल ट्रायंगल का एरिया चाहिए, और कॉइन की रेडियस कितनी दी उसने 1 यूनिट दी है। तो अब देखिए सिचुएशन ऐसे बन रही है, इन सच ए वे, वो साथ में ये भी देगा कि भाई पिक्चर भी देगा साथ में, तो आपका विजुअलाइजेशन थोड़ा सा प्रॉपर होगा। उसने कहा 3 कॉइन है, एक कॉइन ये, एक कॉइन ये, एक कॉइन ये 3 कॉइन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ये एक इक्वल ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ये ट्रायंगल है इक्वल ट्रायंगल ए, बी और सी। अब मुझे इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तुमने कहा अच्छा एरिया चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल। अब बेटा देखो एक बात सुनो, ये एंगल कितना होगा, यहां से देखो ये इस सर्कल की रेडियस कितना 1 यूनिट, इस सर्कल की रेडियस कितना 1 यूनिट, तो और ये डिस्टेंस बेटा कितना, ये भी रेडियस है 1 यूनिट, ये भी रेडियस 1 यूनिट, तो ये तो डिस्टेंस हो गई 2 यूनिट। अब अगर ये बात करूं इसके सेंटर्स को मिलाऊं, तो एक बात ध्यान से देखना, एक पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये इसके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगी। तो ये 60 था, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब अगर मैं इस डिस्टेंस को x मानूं और सिमेट्री से ये भी x होना है, तो यहां से परपेंडिकुलर है और बेस मुझे चाहिए, एंगल पड़ा है, तो बताइए tan 30। पंडित बद्री प्रसाद से देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 30 कितना 1/√3, दैट इज x = √3।
तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। अब ये x की वैल्यू √3 आ गई, अब मुझे इसकी साइड मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। तो a इक्वल कितना, तुमने कहा x प्लस 2 प्लस x, दैट इज a इज 1 प्लस x, और x की वैल्यू कितनी है बेटा 1√3, तो 1 प्लस √3। अब मुझे एरिया चाहिए इक्वल ट्रायंगल का, तुमने कहा √3/4 a स्क्वायर, दैट इज √3/4 इंटू ए कितना 2 का 4, 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, दिस 4 इज गॉन, सो इट इज √3 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 2 √3, दैट इज 6 प्लस 4 √3 इज योर सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आ गया। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन को इस तरह फ्रेम कर रहा हूं, उसने कहा इफ ए सर्किल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए यूनिट एंड ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, देन फाइंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर। वापस से मैं समझा क्वेश्चन को बोलता हूं। उसने कहा कि एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर, और उस सर्किल के अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, और उस स्क्वायर का एरिया चाहिए, और इक्विलैटरल की साइड्स क्या दी है, ए यूनिट दी है। तो देखिए इस तरह से अपन इसको सीन बनाते हैं। देखिए ये एक सर्किल है, ये किस में इंस्क्राइब्ड है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में इंस्क्राइब्ड है। मैंने कहा ओके, ये इक्वल ट्रायंगल में इंस्क्राइब्ड है, और इस ट्रायंगल किस इस सर्किल के अंदर क्या इंस्क्राइब्ड है, तुमने कहा एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, और हमें इस स्क्वायर का एरिया चाहिए। बेटा हम जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहां से ये जो डिस्टेंस है दैट इज 2r। अगर इस सर्किल की रेडियस कितना है, r है। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, बढ़िया बच्चों की तरह मेरी बात सुनिए। अब देखिए ये दोनों साइड्स यहां से अगर मैं बात करूं तो देखिए बेटा ये इसको मैं ज्वाइन करता हूं। मान लीजिए ये वर्टेक्स है, ये ए वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स और ये सी वर्टेक्स। अब इस वर्टेक्स को मैं इसके सेंटर से ज्वाइन करता हूं और इसको भी सेंटर से ज्वाइन करता हूं। तो एक बात बताओ कि ये जो डिस्टेंस है स्क्वायर है, तो ये एंगल बता सकते हो कितना होगा। यहां से ये एंगल कितना था इक्वल ट्रायंगल में, तुमने कहा ये एंगल तो 60 था, तो उसका हाफ ये हो जाएगा 30। और अब मुझे डिस्टेंस इसकी साइड की लेंथ कितनी थी, तुमने कहा साइड की लेंथ थी हमारे पास a। तो और क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है तो डेफिनेटली यहां से इस पे परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगा। दैट मींस ये डिस्टेंस कितनी हुई a/2, और ये भी डिस्टेंस कितनी हुई a/2। अब देखिए मुझे ये 30 डिग्री दे रखा है एंगल, r रिक्वायर्ड है और a/2 दे रखा है। तो परपेंडिकुलर और बेस और एक एंगल में रिलेशन डेवलप करना है, तो पंडित बद्री प्रसाद से tan 30 डिग्री इक्वल कितना, तुमने कहा tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर r अपॉन a/2, दैट इज r इक्वल कितना हो गया a/, और tan 30 कितना होता है 1/√3, दैट इज a/2√3। ये आ गया हमारे पास। अब बेटा ये r की वैल्यू आ गई, और स्क्वायर का डायगोनल कितना, तुमने कहा स्क्वायर का डायगोनल तो 2r है, तो d कितना 2r, तुमने कहा अच्छा d 2r है, तो हमारे पास 2 इंटू a/2√3, ये कैंसिल हो गया, मींस इसका डायगोनल आ गया a/√3। और स्क्वायर का एरिया तुम डायगोनल दे रखा हो तो एरिया ऑफ स्क्वायर तुम जानते हो क्या होता है, हाफ डायगोनल स्क्वायर, या अपन ऐसे कह सकते हैं ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर इज व्हाट, एक ट्रायंगल में अगर स्क्वायर की बात करूं मैं तो देखिए ये डी है, ये ए है, ये ए है, तो डी स्क्वायर इक्वल कितना
2a², तो a² कितना, d² 2, तो ये एरिया हो गया। तो हमारे पास स्क्वायर का एरिया कितना हो गया, 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर दैट इज a²/3, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर इज a²/6। तो हमारे पास ये स्क्वायर का एरिया आ गया। इस तरह की कोई सिचुएशन वो बना सकता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। आपको एग्जामिनर हमेशा इस बात को याद रखना कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन देगा वो क्वेश्चन ऐसा होगा जो इजीली बन पाए, और ज़्यादातर उसका अटैक होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, या फिर उसका अटैक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल पे, मोस्टली इसी पे वो क्वेश्चन देता है। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को अपन करते हुए थोड़ा सा और आगे चलते हैं।